गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट लेक्चर में हम सब लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या रेगुलेशन के क्या क्या फैक्टर होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स रोल इन किडनी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें फंक्शन में क्रिएट करता है। जैसे लाइक हमने कि जब बॉडी फ्लूइड इंक्रीज करता है या बीपी इंक्रीज करता है तो क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या वो सारी फंक्शनें होती हैं, जैसे कहने का मतलब होता है जब ये डिक्रीज करता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है, तो क्या होते हैं उसके बारे में हमने देखा था कि रेगुलेशन ऑफ जीएफआर क्या होता है, उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेशन ऑफ जीएफआर के लिए। तो लाइक मैंने बताया था एडीएच हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं हमारे पास एल्डोस्टेरॉन्स होते हैं और एनएफ होते हैं, एंटी नाइट्रियूरेटिक्स क्या फैक्टर्स। ठीक है। तो ये तीनों हमारे चीजों में थे जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्कशन में था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक था कि मिक्सचुरेशन क्या होता है, तो मिक्सचुरेशन को हमने डिस्कस किया था कि मिक्सचुरेशन का मतलब होता है यूरिन का पासेस आउट होना। ठीक है। अब यूरिन पासेस क्या होता है, जब अर्नरी ब्लैडर में क्या होता है, जब अर्नरी ब्लैडर में क्या होता है, जो अर्नरी ब्लैडर से जब यूरिन आता है यूरेटर्स के थ्रू, तो जब ये अर्नरी ब्लैडर हाफ फिल होता है तो उसके बाद हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे सीएनएस को। जैसे सीएनएस हमारा स्टिमुलेट करता है तो उसके बाद जो हमारे इंस्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जिसके थ्रू यूरिन क्या हो जाता है, पासेस हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोले हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन आपको मैंने बहुत पहले लेक्चर में बता दिया था कि एक्चुअली मिक्सचुरेशन होता क्या है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इजी भी है। ठीक है। तो आप इसको आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है। हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। लाइक स्क्रीटरी सिस्टम क्या होता है, स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। क्लियर है ना? इस स्क्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब स्क्रीटरी सिस्टम में हम 3 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट यूरिया साइकिल, एक ही नाम है सब स्क्रीटरी सिस्टम में, यूरिया साइकिल, ठीक है। नाउ सेकेंड है, उसी का दूसरा नाम है ऑर्निथीन साइकिल। नाउ थर्ड है क्रेब्स हैंस डैट साइकिल, ठीक है। तो ये तीनों साइकिल के बारे में, ये तीनों नेम एक ही है, ठीक है। स्क्रीटरी सिस्टम में हम साइकिल पढ़ेंगे यूरिया साइकिल या अदर नेम ऑर्निथीन साइकिल्स या क्रेब हैंस डैट साइकिल। क्रेब हैंस डैट साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या देखेंगे कि हमने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता, मतलब यूरिया कैसे आया, ठीक है, यूरिया कैसे बना, ठीक है। तो वो पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। हमने लिखा था, वहां पे बताया था कि 2NH3 प्लस 1CO2 इक्वल टू NH2 प्लस CONH2। इसको मैंने नाम दिया था यूरिया। अब एक्चुअली में ये यूरिया तो है, लेकिन 2NH3 प्लस 1CO2 को 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है यूरिया बनाने के लिए, ठीक है, प्लस 3 ATP, ठीक है। 3 ATP के प्रेजेंस में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया का फार्मूला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब ये तो हमारा चीज हो गया इस साइकिल में। अब इस साइकिल में यही देखेंगे कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, या ऑर्निथीन साइकिल कैसे चलती है या क्रेब्स हैंस डैट साइकिल क्या है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, कि अब ये चीजें चलती कहां पे है, ये यूरिया साइकिल होता कहां पे है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकर्स इन लीवर। कहां पे होता है ये, लीवर में प्रेजेंट होता है, लीवर में ये प्रोसेस होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि एक्चुअली में ये टोटल इस साइकिल में 5 स्टेजेस होते हैं। कितने होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं इस पूरी साइकिल में, चाहे वो यूरिया साइकिल हो, ऑर्निथीन साइकिल हो या क्रेब्स हैंस डैट साइकिल हो, ठीक है। इसको बनने में या इस साइकिल के पूरी प्रोसेस में 5 स्टेजेस होते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेजेस कौन कौन सा होता है,
फॉर्मेशन फॉर कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं सी से, या कार्बामोइल फॉस्फेट सी से कर देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बी, फॉर्मेशन ऑफ, सर ऑफ ही कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल के बाद क्या जाता है, सिट्रोलाइन। इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, कैपिटल सी। ठीक है, नो सी, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनो सक्सेनिक एसिड्स, जिसे हम लिख देते हैं कैपिटल में ए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। इसको भी मैं कैपिटल ए से लिख दे रहा हूं। ठीक है, नाउ ई पॉइंट मतलब 5 स्टेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड ऑन। ठीक है, तो टोटल कितने स्टेजेस हो गए। अब इसी स्टेजेस को हम थोड़ा सा देखेंगे। कहने का मतलब ये इस प्रोसेस है, मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये जो यूरिया बना, इसके बीच में टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। देखो लास्ट स्टेजेस में क्या बना, यूरिया और ऑर्निथीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो पहले स्टेजेस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, नेक्स्ट में सिट्रुलिन्स, नेक्स्ट में आर्जियोसक्सेनिक एसिड्स, नेक्स्ट है आर्जिनिन्स, और उसके बाद यूरिया और ऑर्निथीन होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे 5 स्टेजेस हो गए। इसके बाद अब हम इसको देखेंगे एक साइकिल के फॉर्म में, देखेंगे कि कैसा है साइकिल चलता है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से उस रिएक्शन को लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 2NH3 था। अब स्टार्ट करेंगे NH3 प्लस CO2। ठीक है, अगर हम NH2 और CO2 करेंगे तो क्या बताओ, यहाँ पे NH2 आएगा, चीजें भाई आएगा तो जरूर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले अमोनिया और CO2 बनने के लिए, ठीक है, क्या बनेगा, सबसे पहला बताइए क्या बनता है, कार्बामोइल फॉस्फेट। क्या बनेगा, कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है। ठीक है, कहने का मतलब अमोनिया और जब CO2 मिलता है तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मेशन होगा, कार्बामोइल फॉस्फेट बनेगा। अब कार्बामोइल फॉस्फेट बनने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एनर्जी मींस क्या, यहाँ पर 2 ATP लेकर के 2 AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 की बात हो गई, 1 ATP में 1 AMP, तो 2 ATP में 2 AMP में जाएगा। इसके साथ प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी रिलीज। ठीक है, ये अब ये तो बन गया। ठीक है, लेकिन इसके बनने के लिए हमेशा हर एक प्रोडक्ट बनने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सी एंजाइम्स होगी उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है,
कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटिक एंजाइम के प्रेजेंस में NH3 + CO2 से 2 ATP लेकर के 2 AMP में कन्वर्ट होने के बाद क्या बनाता है, कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कार्बामोइल फॉस्फेट के बाद हमने देखा था क्या बनता है, सिट्रुलाइन बनता है। ठीक है, कैसे बनता है हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर से लिख देंगे, ये ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो कार्बामोइल सिट्रुलिन तभी बनेगा जब उसमें हम क्या डालेंगे, अदर प्रोडक्ट हम डालेंगे ऑर्निथीन। क्या रहेगा, ऑर्निथीन। ठीक है, ऑर्निथीन बाहर से, फ्रंट से, यहां से अंदर इंटर करेगा। ठीक है, ये जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो कार्बोनाइल फॉस्फेट में ऑर्निथीन क्या होगा, इंटर होगा। इसके साथ साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जो फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है सिट्रुलाइन, क्या बनेगा, सिट्रुलाइन। अब यहाँ पे एंजाइम कौन से होगी, सबसे मजेदार बात तो ये है, इसमें एंजाइम देखो सिट्रुलिन बना, तो आप कौन सी एंजाइम्स बोलोगे, इसमें एंजाइम्स जो आएगा उसमें बोलेंगे ऑर्निथीन। कौन सी एंजाइम्स आएगा भाई, ऑर्निथीन, कार्बामोइल ट्रांसफरेज। ठीक है, मतलब कहना है कार्बामोइल फॉस्फेट से ट्रांसफरेज हो रहा है ऑर्निथीन से मिल करके, तो बना रहा है सिट्रुलाइन। क्लियर है। अब सिट्रुलाइन आगे चलकर रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है, थर्ड स्टेप पे हमारा आता है आर्जिनो सक्सेनिक एसिड। क्या बना देता है, आर्जिनो सक्सेनिक एसिड। अब आर्जिनो सक्सेनिक एसिड ऐसे तो बनेगा नहीं, उसके लिए कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी। क्या हो सकता है, हर जगह तो इसमें ऑर्निथीन को हमने तो यूज कर लिया। अब इसके यूज करने के बाद इसमें एक चीज और आती है, फिर से हमको सिट्रुलिन से बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिर से हमने वहां पे भी 2 एटीपी लिया, फिर से हमने एक एटीपी लिया और दूसरे में कन्वर्ट कर दिया AMP में, और AMP के साथ साथ +2 फॉस्फेट बाहर जाता है। ठीक है, अब इसके लिए एक प्रोडक्ट और अंदर इंटर करता है जिसका नाम है एस्पार्टेट। ठीक है, क्या नाम है इसके बाद, इसके अंदर एक चीज और इंटर करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हमने ऑर्निथीन को इंटर कराया था इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वैसे ही एस्पार्टेट लेते हैं। एस्पार्टेट होता है जो कि एक NH2 डोनर होता है। क्या होता है, एक NH2 डोनर होता है जिसका नाम है एस्पार्टेट। उसको हम सिट्रुलाइन में प्रेजेंट करेंगे, तब जाकर के आर्जिनो सक्सेसिव एसिड बनेगा। अब उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे अब कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है आर्जिनो सक्सेनिक एसिड, तो रिक्वायरमेंट क्या होगा, ऑक्सीनो सक्सिनेट, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। ठीक है, इस एंजाइम के प्रेजेंस से बन जाता है आर्जिनो सक्सेनिक एसिड्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आर्जिनो सक्सेनिक एसिड्स है, ये आगे चलकर रिएक्ट क्या करता है, ये आगे चलकर के प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है आर्जिनिन। क्या नाम है, आर्जिनिन। ठीक है, अब ये आर्जिनिन बन गया। ठीक है, आर्जिनो सक्सेनिक एसिड से बन जाता है आर्जिनिन, लेकिन अब इसमें भी एक फॉर्मेशन होगा, रिलीज करेगा। उसके साथ साथ इसमें क्या बाहर जाएगा, बाहर जाएगा इसमें फ्यूमरेट। क्या बाहर जाएगा, फ्यूमरेट। ठीक है, ये फ्यूमरेट को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब बाहर कर देगा, लेकिन उसके लिए भी फिर से एक एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है। क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, आर्जिनो सक्सिनेज। आर्जिनो सक्सिनेज। ठीक है, आर्जिनो सक्सिनेटिक एसिड्स आर्जिनो सक्सेनेज एंजाइम के प्रेजेंस से बना देता है आर्जिन। अब आर्जिन तब बनेगा जब उसमें से आर्जिनो सक्सेनिक एसिड में से फ्यूमरेट एसिड जो होता है वो बाहर कर देगा, फिर बन जाएगा आर्जिनिन। ठीक है, अब ये आर्जिनिन जो होता है वो आगे चलकर रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा,
ये जाकर के ऑर्निथीन्स बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्निथीन्स। और ऑर्निथीन के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट बनते हैं जिसका नाम है यूरिया। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्निथीन्स एंड यूरिया। ठीक है, अब यूरिया बनने के लिए यहाँ पे फिर से रिक्वायरमेंट होती है किसकी? वाटर की। ठीक है, वाटर जब आर्जिनिन के अंदर इंटर करेगा फिर यूरिया और ऑर्निथीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इसके लिए एंजाइम कौन से प्रेजेंट है? आर्जिनेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम्स होती है? आर्जिनेज। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल। कहने का मीन्स ये है कि मान लीजिए जो ये ऑर्निथीन को लेता है कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये ऑर्निथीन भी खुद ये बनाता है, इसी साइकिल में ऑर्निथीन बनता जाता है और यूरिया बाहर निकालता जाता है। ठीक है, तो यूरिया हो गया, यूरिया साइकिल हो गया, ऑर्निथीन साइकिल हो गया। क्रेग साइंटिस्ट साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि साइंटिफिक उन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो अमोनिया CO2 2 ATP के प्रेजेंस में कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटिक एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोमाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और वो कार्बोमाइल फॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करता है और ऑर्निथीन को प्रेजेंस करने के बाद एंजाइम कौन सी होती है? ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है। फिर से सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सिनेट एसिड को बनाने के लिए एक ATP की रिक्वायरमेंट और एस्पार्टेट के प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिक एंजाइम का फॉर्मेशन से बन जाता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। ठीक है, फिर से वही एंजाइम फिब्रेट को रिलीज करता है, बन जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन में आर्जिनिक एंजाइम के प्रेजेंस में ऑर्निथीन्स और यूरिया का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है जिसे हमने नाम दिया यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल या क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। ठीक है, क्लियर है ना? चलो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये स्क्रीपी सिस्टम कंप्लीट हो। ठीक है, आपको बस ये जो हमारा जो 5 स्टेजेस है, आप इस साइकिल की 5 स्टेजेस के बारे में याद रखना। इसके लिए मान लीजिए आप एक बना सकते हैं काउ। काउ मतलब C फॉर कार्बोमाइल ट्रांसफॉस्फेट्स। नेक्स्ट है C फॉर होता है सिट्रुलिन्स और A फॉर हो जाएगा आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट A फॉर हो जाएगा आपका आर्जिनिन और काउ में U लास्ट में कर देना स्पेलिंग में। ठीक है, हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। कौन सा ट्रिक? लाइक जैसे हम लिख दे रहे हैं ट्रिक फॉर यूरिया साइकिल। ठीक है, ट्रिक फॉर यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल में आपको तो ये पॉइंट तो याद ही रखना कि अमोनिया प्लस CO2 से बनता है हमारा यूरिया। लेकिन अब कौन कौन से 5 स्टेजेस हम केवल उसके लिए ट्रिक बता रहे हैं। तो CAA, ठीक है, UO, ठीक है, काउ। ठीक है, अब काउ के लिए या तो आप OU भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप UO कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो C फॉर हो जाएगा, क्या हो जाता है भाई? कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, C फॉर सिट्रुलाइन, A फॉर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड्स, A फॉर आर्जिनिन, U फॉर यूरिया, O फॉर ऑर्निथीन। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक हैं फॉर यूरिया साइकिल के। तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, तभी आपको फॉर्मेशन पता चल जाएगा। एंजाइम आपको याद करना है, मैंने पहले ही बता दिया था कि एंजाइम बस उसी की जो प्रोडक्ट आपका बनना है उसी से आपको बस केवल क्या देखना है कि सिंथेटेज हो रहा है कि ट्रांसफरेज हो रहा है कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कौन सा एसिड से किसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको आपको एक बार देख लेना तो आपको आ जाएगा। क्लियर है ना?
तो बस ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कुछ एक्सेसरी स्क्रीटरी ग्लैंड्स होता है। हमने स्क्रीटरी ग्लैंड तो पढ़ लिया, ठीक है, स्क्रीटरी ग्लैंड तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ेंगे, कुछ एक्सेसरी स्क्रीटरी ग्लैंड पढ़ेंगे कि ऐसे और कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो स्क्रीटरी में हेल्प करते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हम एक्सेसरी स्क्रीटरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी स्क्रीटरी ग्लैंड्स। अभी क्या होता है भाई, चलो बताइए नाउ फर्स्ट। अब एक्सेसरी पे कौन सा ग्लैंड होगा, जैसे हमने बात करा क्या होता है एक्सेसरी ग्लैंड कि किडनी को पढ़ लिया हमने, किडनी तो हमारा मेन है, ठीक है, लेकिन और भी होता है, किडनी के अलावा भी कुछ होता है। तो नाउ हमारा इसमें पॉइंट्स बनेगा लीवर। पहला हमारा स्क्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, लीवर। लीवर क्या करेगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा लीवर में, लीवर बनाता है सिक्रीट्स कोलेस्ट्रॉल। क्या सिक्रीट्स करता है, सिक्रीट्स कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्टेरॉल। अब ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को सिक्रीट करता है, इसके साथ एक स्टेरॉइड्स होता है उसको भी सिक्रीट करता है। क्या, स्टेरॉइड्स हार्मोन, स्टेरॉइड्स हार्मोन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन्स का स्क्रीटरी ग्लैंड्स, ठीक है, या स्क्रीटरी सॉरी ऑर्गन्स होता है, ग्लैंड्स नहीं बेटा, रॉन्ग हो गया बेटा, स्क्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से एक्सेसरी स्क्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो नाउ फर्स्ट हमारा लीवर को सॉरी किडनी था, किडनी के बाद हमारा दूसरा जो एक्सेसरी स्क्रीटरी ऑर्गन्स होता है जिसका नाम दिया गया मैंने लीवर। लीवर में कौन कौन से क्या क्या सिक्रीशन होता है, तो सिक्रीट्स कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, और क्या होते हैं भाई, कुछ विटामिन होते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हो सम विटामिन, ठीक है, सम विटामिन, सम ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब बताया था कि लीवर में क्या पाया जाता है, बाइल डक्ट होता है, क्या होता है, बाइल डक्ट होता है। तो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन ये कहां से आएगा भाई, इनटू बाइल, कहां से, इनटू बाइल, ठीक है। अब ये एक्चुअली में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन किससे बनता है, ये हीमोग्लोबिन के क्लियर है। तो अगर बात किया जाए तो क्या क्या होता है बाइल जूस के द्वारा, लीवर में जो होता है वो सिक्रीट्स कोलेस्ट्रॉल को सिक्रीट करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स को, कुछ विटामिन को, सम ड्रग्स, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन को करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्क्रीटरी ऑर्गन्स हो गया। नाउ सेकेंड हमारा स्क्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है, लीवर के बाद जो हमारा सेकेंड स्क्रीटरी ऑर्गन्स होता है जिसका नाम होता है, लेकिन अभी एक पॉइंट भी छूट गया इसमें से, हम क्या करेंगे कि जो लीवर्स पे, ठीक है, इसका स्क्रीट आउट किसके थ्रू होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर इसी के अंदर लिख देते हैं तो किसके थ्रू होगा, ठीक है, स्क्रीटेड थ्रू फेसेस, ठीक है। उसके बाद हमारा नाउ सेकेंड में हमारे पास क्या आता है, हमारा हो गया फर्स्ट लीवर, सेकेंड आता है लंग्स। अब लंग्स में क्या क्या सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो लंग्स में हमारा जो सिक्रीशन होता है ना, फर्स्ट होता है एक्सक्रीशन ऑफ CO2, एक्सक्रीशन ऑफ CO2, ठीक है। अब CO2 का एक्सक्रीशन करता है लेकिन कितना, 200 ml पर मिनट, ये आपको याद रखना है, कितना करता है, 200 ml पर मिनट करता है। अब दूसरा एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में और क्या एक्सक्रीशन करता है, तो एक्सक्रीशन ऑफ H2O, एक्सक्रीशन ऑफ
H2O। अब H2O के साथ पानी के साथ कुछ और बाहर जाता है, सम वोलेटाइल। सम वोलेटाइल क्या होता है भाई? सब्सटेंस। सम वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू ये होते, कुछ वाटर्स होते हैं, कुछ CO2 होते हैं। CO2 सबसे ज्यादा होता है, पर मिनट्स में 200 ml CO2 का हम क्या करते हैं? स्प्लिट आउट करते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट क्या बनेगा हमारा? ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा, क्या बनता है कि लंग्स हो गया, अब हमारा आ जाता है स्किन। ठीक है, अब स्किन में क्या क्या एक्सक्रीशन होगा? एक्सक्रीशन में लिखेंगे, नाउ फर्स्ट में क्या बनेगा? हम लिखते हैं स्वीट ग्लैंड। क्या डालेंगे? स्वीट ग्लैंड। ठीक है, स्वीट ग्लैंड को हम बोलते हैं सुडोरीफेरस, SWEAT, स्वीट ग्लैंड। इसको दूसरा नाम है सुडोरीफेरस ग्लैंड। सुडोरीफेरस ग्लैंड। ठीक है, अब सुडोरीफेरस ग्लैंड में क्या क्या फॉर्मेशन होता है? अब बताओ, ये स्वीट ग्लैंड जो हमारे बॉडी से जो स्वीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो भी स्किन से स्प्लिट आउट होता है ना कहीं ना कहीं। अब वो जो स्वीट ग्लैंड होता है जिसके थ्रू स्वीट बाहर जाता है, उसमें उसका कंपोजिशन क्या होता है, मतलब उस स्वीट के थ्रू क्या क्या स्प्लिट आउट होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा आपको देखना होगा, तो क्या मिलता है? वाटर। वाटर कितना होता है? 99.9% क्या होता है? वाटर। ठीक है, इसके साथ क्या होता है? प्लस यूरिया, कुछ यूरिया तो होता ही होगा, और यूरिया के साथ और भी होता है प्लस ग्लूकोज। ठीक है, एमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्लस कुछ NaCl भी होता है। खारा जैसा लगता है ना, किसी किसी के बॉडी में NaCl ज्यादा निकलता है। यूरिया का फॉर्मेशन, कुछ ग्लूकोज, कुछ अमाइनो एसिड भी होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाइनो क्या होते हैं? वाटर। बहुत लोगों का स्किन कैसे होता है? खारा होता है। खारा का मतलब वो NaCl ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वीट ग्लैंड के थ्रू ज्यादा निकल जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली बस यही होता है। आपको याद क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर कहीं लिख के आ जाता है। क्या लिख के आ जाता है भाई? कि सुडोरीफेरस ग्लैंड क्या होता है? तो सुडोरीफेरस ग्लैंड को आपको याद रखना कि सुडोरीफेरस ग्लैंड का मतलब होता है स्वीट ग्लैंड। कौन सा स्क्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? स्किल्स। क्लियर है ना? अब इसको नोट डाउन करिए फटाफट, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो। अब ये इसका जो स्वीट ग्लैंड है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्यों वाटर को रिलीज करता है? या यूरिया होता है, या यूरिक ग्लूकोज होता है, या लैक्टिक एसिड होता है? ये क्यों, मैटर क्या है इसका? ठीक है, अब इसका हम देखेंगे फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, चलो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड, ये क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन करता है। अब थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? जब बॉडी में क्या होती है, जब बॉडी में हीट ज्यादा हो जाती है, गर्मी ज्यादा होने लगती है, ठीक है, तो हमको हमारी जो स्वीट ग्लैंड होती है वो ओपन हो जाती है, जैसे बॉडी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? बैलेंस करने लगता है। तो बाइकूलिंग किसके लिए करता है? ठंडा करने के लिए। कहने का मतलब हमारा बॉडी जो होता है एसी का काम करता है, बॉडी में गर्मी ज्यादा तो हमारे स्वीट पोर्स ओपन हो जाते हैं, जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं ओपन हो जाते हैं, बॉडी से जो स्वीट पोर्ट के थ्रू वाटर कुछ ही NaCl समथिंग सब कुछ रहता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड रहता है, यूरिया रहता है। ठीक है, तो उसके साथ वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कूलिंग करते हैं। ठीक है, तो कूलिंग करेंगे तो बॉडी हमारा कैसा हो जाएगा? बाद में ठंडा। तो ये इसका क्या करेगा? अफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस। किस पे इफेक्ट करेगा? इफेक्ट ऑन
बॉडी सरफेस, क्लियर है? बॉडी सरफेस पे क्या करता है, अफेक्ट करता है, कूलिंग करने के लिए इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो मेन फंक्शन हमारा है, ठीक है। तो एक ये ए हो गया। नाउ बी, पहला हो गया स्किन में स्वीट ग्लैंड्स, दूसरा आ जाता है हमारा सीबेसियस। क्या है? सीबेसियस। सीबेसियस का दूसरा भी नाम है, जिसे क्या नाम दिया थे? ऑयली ग्लैंड। हमारे बॉडी में कुछ ऑयली ग्लैंड्स होते हैं स्किन पे, ठीक है। बोला जाता है कि हमारा स्किन थोड़ा सा कैसा दिखता है, आपका ऑयली दिखता है। बहुत लोगों का ऑयली ग्लैंड सब में होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब वो ऑयली ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं? सीबेसियस, ठीक है। एक हो गया हमारा स्वीट ग्लैंड, दूसरा हमारा आ जाता है सीबेसियस या ऑयली ग्लैंड। अब इसका काम क्या है भाई, इसका क्या फंक्शन है? तो इसमें आता है एक पॉइंट सीबम। सीबेसियस क्या है कि सीबेसियस में सीबम प्रोड्यूस होता है, सीबम बी यू या रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? बी यू। अब ये काम क्या करता है? सीबम का मीन क्या होता है? ये फैटी एसिड्स, भाई फैटी चीज तो कैसा होता है? ऑयली होता है, कुछ और ऑयली होता है, ठीक है। स्टेरॉल्स, और क्या होता है भाई? थोड़ा सा होता है, ठीक है। बेक्सेस हाइड्रोकार्बन, बेक्सेस हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये जो फैटी एसिड कहने का, तो फैटी एसिड, स्टेरॉल्स, बेक्सेस, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये कुछ सीबेसियस, ये एक्चुअली में सीबम है, ठीक है। अब सीबम का मेन फंक्शन क्या होता है? इसकी अगर हम मेन फंक्शन के बारे में बात करें, मेन फंक्शन, तो सीबम का मेन फंक्शन क्या होगा बताओ? इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग। क्या करता है? प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ओवर स्किन, मतलब स्किन का जो कवरिंग बॉडी है वो ऑयली से प्रोटेक्ट करता है, मतलब ऑयली ग्लैंड जैसा दिखता है, ठीक है। सारा स्किन ऑयली जैसा रहता है ना, चिपचिपा जैसा। अभी थोड़ी सी भी गर्मी लग जाए, हीट ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर थर्मोरेगुलेशन हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ चिपचिपा सा भी पता चलेगा आपको, ठीक है। कुछ उसमें फैटी एसिड होते हैं, कुछ स्टेरॉल्स होते हैं, कुछ बेक्सेस जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। तो उसका नाम दे दिया गया सीबम। सीबम से बना सीबेसियस, उसका नाम क्या है? ऑयली ग्लैंड, ठीक है। तो ये चीजें कुछ हमारे होते हैं, क्या होते हैं? एक्सेसरी स्क्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। आई होप कि हमारे चारों एक्सेसरी स्क्रीटरी ग्लैंड आपको समझ होगा। नाउ फर्स्ट क्या था हमारे पास? लीवर, स्किन, और क्या था? एक पॉइंट और था, उसका नाम क्या है भाई? लंग्स, ठीक है। ये तीन ही पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट थे, और उस तीनों में से आपका जो वो होता है, आपका जो स्किन है, स्किन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सीबेसियस और ऑयली स्किन, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, इसके बाद कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस ये करेंगे कि अब हमने देख लिया यूरिया का फॉर्मेशन, सब कुछ हमने देख लिया। अब एक्चुअली में सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है और सबसे कम यूरिया कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करना है, नोट करके आपको एक पॉइंट को हम लिखाते हैं। ठीक है, तो नोट करके पॉइंट में लिखना है मैक्सिमम यूरिया फाउंड इन, ठीक है। मैक्सिमम यूरिया कहां पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारे हिपैटिक होगा, हिपैटिक जो वेन होता है, ठीक है, हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है, हिपैटिक वेन, ठीक है। अब दूसरा आता है तो मिनिमम किसमें पाया जाएगा, मिनिमम यूरिया फाउंड, तो हिपैटिक वेन के थ्रू तो बॉडी के अंदर मतलब यूरिया का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब यूरिया एक्सक्रीट आउट करता है तो किसके थ्रू जाता है, बाहर जाता है, रीनल वेन के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। तो
उसके लिखेंगे हम रीनल वेन। ठीक है, तो मैक्सिमम यूरिया का फाउंड होता है हेपेटिक वेन में, और मिनिमम यूरिया का फाउंड कहाँ पे होता है? रीनल वेन के थ्रू कहाँ पे चला जाता है भाई? बाहर स्क्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। और इसी में मैक्सिमम मिनिमम की जगह पे क्या होता है, एक पॉइंट हम और लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि डाईयूरेटिक्स क्या होता है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डाईयूरेटिक्स क्या होता है। आपको मैंने बताया था डाईयूरेटिक्स के बारे में, लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था। क्या होता है? सब्सट्रेशन इंक्रीजिंग यूरिन increasing यूरिन आउटपुट। क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाता है। ऐसा कौन सा सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से यूरिन का आउटपुट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कि डायबिटीज तो आपको मैंने बता दिया था, तो वैसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से अगर आप ज्यादा लेते हो तो यूरिन का जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा ज्यादा। किसकी वजह से? तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम। किसकी वजह से भाई? लाइक वो पीने वाली चीज है, टी, कॉफी एंड टी कॉफी के बाद और क्या पी सकते हो? अल्कोहल। सिगरेट स्मोकिंग क्यों वाले इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो अल्कोहल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, कॉफी भी है लेकिन दैट इज कॉमन। ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि देखो सब साइड इफेक्ट करता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है इसको लिया जाता है। ठीक है, तो टी, कॉफी और अल्कोहल जब हम लार्ज अमाउंट में लेने लगेंगे, ठीक है, तो यूरिन का आउटपुट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा हमारा यूरिन का आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाययूरेटिक्स। नेक्स्ट होता है, क्या बताते हैं कि एक्चुअली में ये रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है। एक पॉइंट और मैंने बताया था, ये भी बताया था, रीनल थ्रेशोल्ड। रीनल थ्रेशोल्ड हमने जब बताया था कि एक्चुअली में ब्लड में कितना कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ब्लड में ठीक है, कहने का मतलब होता है जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ब्लड में कितना ग्लूकोज अगर चला जाता है, ठीक है, एक मिनिमम क्वांटिटी होती है। अगर ग्लूकोज ज्यादा ब्लड में चला जाएगा तो डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, लेकिन अगर एक कोई ना कोई सिचुएशन होता होगा ना कि उसके आगे ना कम ना ज्यादा, ठीक है, तो वो क्या करता है? रीनल थ्रेशोल्ड करता है, इससे ज्यादा ना इससे कम। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या करता है? मैक्सिमम amount of substances क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substances। अब कौन सा सब्सटेंस है? इन ब्लड अप टू अब इन ब्लड अप टू विच कहां पे होता है? इन विच, ठीक है, कहां पे होता है कि अप टू विच इट्स कंप्लीटली, which is completely, ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इन ब्लड अप टू व्हिच इट्स कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब। ठीक है, अब क्या क्या रीएब्सॉर्ब होता है? जैसे मान लीजिए कितना करता है, तो अगर हम बात करते हैं इसी के पॉइंट में नंबर 1, अगर चीजें क्रिएट होने लगे तो क्या होगा? हाई आरटीएच। आरटीएच का मीन्स होता है रीनल थ्रेशोल्ड। ये हाई आरटीएच कब हो जाएगा? रीनल थ्रेशोल्ड मतलब कितना अमाउंट तक वो कंप्लीटली क्या करेगा? वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड अप टू विच द कंप्लीटली कितना ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा कंप्लीटली। अब उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जब हाई आरटीएच कब हो जाता है, ठीक है, तो इसमें जब हाई आरटीएच में क्या सबसे ज्यादा हो जाएगा ना? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज मैंने बताया था कितना? 180। कितना था? 180। क्या 180 मिलीग्राम पर डायलीटर। ठीक है, लेकिन अब यहां पे लिख देते हैं ज्यादा या बराबर 180 मिलीग्राम डायलीटर ब्लड में अगर 180 मिलीग्राम तक
या ज़्यादा। अगर हो जाता है ब्लड में तो ग्लूकोज से क्या हो जाएगा, हमारा रीनल थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर हम बीच में लिखते हैं, अगर यहाँ पे हाई आरटीएच है तो लो आरटीएच क्या होगा, ठीक है। तो लो आरटीएच में आ जाता है यूरिया, ठीक है। तो लो आरटीएच में क्या हो जाएगा, लो रीनल थ्रेशोल्ड में क्या आ जाएगा, यूरिया। और जिसको कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा थ्रेशोल्ड करता है यूरिया को, और लास्ट में आ जाता है सी नंबर में यहाँ पे तो लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया। नेक्स्ट आता है नॉन आरटीएच। नॉन आरटीएच का मतलब होता है किसी भी एंगल से इसको थ्रेशोल्ड नहीं करेगा, ये डायरेक्ट स्प्लिट आउट हो जाएगा, जिसका नाम है क्रिएटिनिन और हिप्यूरिक एसिड्स, ठीक है। तो ये हो गए कुछ हमारे रीनल, मतलब कुछ हमने क्या होता है कि मैक्सिमम यूरिया फाउंड इन हेपेटिक वेन्स, मिनिमम यूरिया फाउंड इन रीनल वेन्स। कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जैसे जो आपको याद रखने की जरूरत है कि दैट मींस डायूरेटिक्स तो सब्सटेंस इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, टी, कॉफी, एल्कोहल। जब ये इसको लेने से हम, जो ये सब्सटेंस है, तीनों सब्सटेंस का नाम है, जिसको लेने से यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। रीनल थ्रेशोल्ड एक्चुअली में क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड में मैक्सिमम कौन से सब्सटेंस हो जाते हैं ज्यादा, अप टू व्हिच द कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब। नाउ हाई रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज, जब 180 मिलीग्राम पर डायलीटर ब्लड ज्यादा हो जाएगा या बराबर रहेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होगा। लो आरटीएच मतलब यूरिया को थोड़ा सा करता है, और नॉन आरटीएच रीनल थ्रेशोल्ड के अंदर आता ही नहीं है, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड्स। क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ेंगे, कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर आउट हो जाएगा कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बातें हमारे समझ में आई होगी, पूरी एक मक्खन क्लियर जैसा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, और अगर आपको ना समझे तो आपका जो बैक लेक्चर्स है आप उसको नोट डाउन देखिए, फिर से पढ़िए, ठीक है। आपको समझ में आएगा, ठीक है। और कमेंट्स करिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही इजीली मैंने बता दिया, आपको कुछ भी नीड से एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है। जहां तक मैंने सोचा है कि जहां तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ डिसऑर्डर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।